हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं हर क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। आई होप सो कि आप लोगों को लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से क्लियर है। लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों किसका पार्ट है स्टूडेंट्स? ये है कुछ पॉलिसीज जो कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, जो हमारा एक मेन हम बोल सकते हैं टॉपिक है पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, उसके ये दो पार्ट्स थे, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। आप सभी को पता होगा ना ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, राइट? आपने पहले भी पढ़ा होगा, डिफरेंट रेवोल्यूशंस थे, पिंक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, वैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? हर एक ये जो रेवोल्यूशन है ये डिफरेंट चीज़ों के लिए। अब ये रेवोल्यूशंस का मतलब है क्या? इनका क्या हम ये जो डिफरेंट रेवोल्यूशन है इनका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखो, सिंपल सी चीज़ है कि जैसे भी फंक्शनिंग चल रही है उसमें चेंजेस लाना, और वो चेंजेस जो हैं वो ऐसे चेंजेस लाना कि आपका जो भी प्रोडक्शन है वो उसमें काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला आपको। ओके, अब बात कर रहे हैं हम किसकी? ग्रीन रेवोल्यूशन की। सो ग्रीन क्या होता है? हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रीन होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ग्रीन को जो है वो उसे रिलेट कर सकते हैं, राइट? सो ग्रीन रेवोल्यूशन किसका रेवोल्यूशन हो गया? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का रेवोल्यूशन हो गया। बिफोर इंडिपेंडेंस या फिर बिफोर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट थी। एकदम ग्रोथ स्टैग्नेंट थी मतलब क्या? ग्रोथ बहुत ही मिनिमम स्टेज पर हमें देखने को मिलती थी या फिर नहीं देखने को मिलती थी, राइट? जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही बैकवर्ड था। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी चेंजेस हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगा। ठीक है, तो एक्चुअल में था क्या ग्रीन रेवोल्यूशन, वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान, दैट इज ड्यूरिंग 1960s। ठीक है, जो हमारा थर्ड प्लान था उसके बाद में, दैट इज 1960s के बाद में जो है हमारा जो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर हम बोले न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई। ठीक है, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 टू 1956, राइट? ये क्या था? ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो ऐसे ही हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें हमें ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा एक कुछ प्लान देखने को मिला था। ओके, the aim of this strategy was to raise agriculture production and productivity in selected regions of the country through introduction of modern inputs like fertilizers, credit, marketing facilities, etc. तो बेसिकली जो ये न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी थी या फिर मैं बोलूँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसका एम क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपका आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसे इंक्रीज करना। ठीक है, किस पर्टिकुलर वे से इंक्रीज कर सकते हो? जो टेक्नोलॉजीज है उसमें इंक्रीज करके, राइट? हमने बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन ड्रॉबैक्स को पूरा करो, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने से क्या होगा? आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है, राइट? तो बस वही काम किसने किया? ग्रीन रेवोल्यूशन ने किया। अब कैसे किया, क्या हुआ, वो हम समझते हैं। ठीक है, उसके पहले जो उसकी थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स मैक्सिको में इन 1940s। ठीक है, मतलब इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बाद में आया। पहले कहाँ आया? मैक्सिको में आया। हमने मैक्सिको को देखकर ही तो हमारी कंट्री में लेकर आए थे। अब क्या किसने स्टार्ट किया था मैक्सिको में? सो दैट वाज नॉर्मन बोरलॉज। ठीक है, ये एक पर्सन थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, मेक्सिको और इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ओके, या जो हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर बेस है, वो काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, जो वेदर वगैरह है या जो हम बोलें कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है पूरा, वो काफ़ी सिमिलर है।
तो जैसे मेक्सिको में ये आया गया तो इंडिया के भी एक पर्सन को ये लगा कि हम भी अपनी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। कौन थे वो थे मनकोम्बो संवासिवम स्वामीनाथन। इन्हें हम शॉर्ट में MS स्वामीनाथन के नेम से जानते हैं, इतना इनका फुल नेम तो कोई भी नहीं लेता है, ठीक है। तो इंडिया में हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। ये दोनों लेजेंड्स की आप लोग ये फोटो देख सकते हो, ये है हमारे नॉर्मन बोरलॉग्स एंड दिस इज MS स्वामीनाथन, ठीक। जो नॉर्मन बोरलॉज स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया उनकी कंट्री में कि कौन सी पर्टिकुलर उन्हें सीड्स लानी चाहिए या क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हो सके, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सके, ठीक है। अब जब वहाँ पर ये चीज़ सक्सेसफुल होने लगी तो हमारे जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे, राइट, उन्होंने सोचा कि हमारी कंट्री में भी लाया जाए ये ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज़। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हें अप्रोच किया कि आप हमारी कंट्री में आइए और रिसर्च कीजिए कि क्या ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहे हो, वो क्या हमारी इंडिया में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो जब नॉर्मन बोरलॉज है ये इंडिया आए, इन्होंने कुछ हम बोल सकते हैं नियरली 3 इयर्स तक कुछ रिसर्च किया और फिर उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल आप भी यहाँ पर ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की चीज़ ला सकते हो, ठीक है। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में जो सीड्स सो की जाती थी उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो जब हाइट बहुत ज़्यादा होती थी तो कुछ भी अगर विंड वगैरह अगर तेज़ आती थी तो वो ज़्यादा उसमें खतरा रहता था, वो ज़्यादा डेंजर में रहती थी कि वो जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो सकती है। जो नॉर्मन बोरलॉज थे वो कैसी सीड्स लेकर आए हुए, वो कैसे प्लांट्स लेकर आए, तो वो ड्राफ्ट प्लांट्स लेकर आए, ठीक है, जो स्मॉल हो साइज में। तो जब स्मॉल साइज में रहते हैं तो अगर ज़्यादा तेज़ हवा आएगी तो उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कुछ उन्होंने सीड्स में चेंजेस किए थे, ठीक है। और भी डिफरेंट चेंजेस किए गए। ये ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सीड्स हैं वो तो आई ही आई, उसके साथ में इरिगेशन फैसिलिटी भी इंक्रीज हुई, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनका जो यूज है वो भी ज़्यादा होने लगा, ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कमेंस्ड इन 1966। अगर हम एग्जैक्ट ईयर बताएं तो कब कमेंस हुआ था, 1966 में कमेंस हुआ था, ठीक है। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। स्टार्टिंग में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसका इफेक्ट या उसका हम देखें तो उसकी जो इंक्रीज था फूड ग्रेन में वो हमें इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिला, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में। ओके, सो आई होप कि ये इतनी स्टोरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि वर्ल्ड में कौन लेकर आए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को और जो हमारा इंडिया है उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर आए। ये याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया से स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मेक्सिको से स्टार्ट हुआ था। फिर वो जब मेक्सिको से स्टार्ट हुआ तो वो धीरे धीरे डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड होता गया और इंडिया में कौन से ईयर में आया, 1966 में आया। ओके, सो आई होप कि इतनी चीज़ें या इतना जो इंट्रोडक्शन था यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। Now India's agriculture vitally depends on the monsoon and in case of shortage of monsoon the farmers had to face lot of troubles, right? ये बिल्कुल सही चीज़ है। प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी मैं बात करूं तो जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो सबसे ज़्यादा किस पर बेस्ड था, मॉनसून पर बेस्ड था। अगर मॉनसून गड़बड़ हुआ, अगर मॉनसून में कोई भी खराबी हुई, अगर मॉनसून अच्छे से नहीं हमें देखने को मिला तो जो क्रॉप्स हैं उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता था उसका, राइट। जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाती थी। ज़्यादा बारिश हो गई तो भी गलत हो जाएगा, कम बारिश हुई तो भी गलत हो जाएगा। एक एक्यूरेट लेवल ऑफ बारिश चाहिए होती थी और ज़रूरी नहीं है कि वही पर्टिकुलर मिले, राइट। अब जो हमारी सीड्स हम लोग यूज़ करते थे वो ऐसी थी कि वो कम पानी में या बहुत ज़्यादा पानी में सर्वाइव नहीं कर पाती थी।
ओके तो यही चीजें तो चेंजेस किए गए। अभी देखो, अभी हम ड्रॉबैक्स, अभी हम जो हमारे लेक्यूनाज हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, वो देखते जा रहे हैं। और फिर इन सारे लेक्यूनाज को किसने ठीक किया? ग्रीन रिवोल्यूशन ने ठीक किया। ओके, द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो ड्यू टू यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही चीज है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो बहुत ही आउटडेटेड थी। देखो, हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि उस टाइम पर हैंड वर्क ज्यादा चलता था, मशीन वर्क कम चलता था, है ना। अगर आप प्रोडक्शन भी का बात कर रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, तो आपको जो है हाथ से काम करने वाले ज्यादा मिलते थे और मशीन से काम करने वाले कम मिलते थे। आज की डेट में आप देखोगे तो आपको मशीन ज्यादा दिखेंगे और हाथ से काम करने वाले कम दिखेंगे। तो बस वही चीज, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तब की जो टेक्नोलॉजी थी वो सही नहीं थी एग्रीकल्चर पर्पस के हिसाब से। अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ करना है तो आपको जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करना पड़ेगा, उसके जो टेक्नोलॉजी है उसमें ग्रोथ करना पड़ेगा। ओके, as a result of intensive and continued efforts of many agriculture scientists, this stagnation in agriculture was permanently broken by the green revolution। ठीक है, अब ये जो स्टैग्नेशन था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये जो दो मेन रीजंस थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ नॉलेज, इम्प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, या फिर हम बोल दें कि डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, ये जो पर्टिकुलर रीजंस थे, इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी होती नहीं थी और इन्हें हटाना, इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को रिमूव करना जरूरी था। तो ये जो कंटिन्यूड एफर्ट्स थे डिफरेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है बर्थ दिया हमारी कंट्री में भी। ठीक है, कि हाँ ठीक है, हम ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज अपनी इंडिया में भी ला सकते हैं। So green revolution refers to the large increase in production of food grains due to use of high yielding variety seeds। क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन है स्टूडेंट्स लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसके यूज से ये इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखो। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, या फिर हम बोले HYV सीड्स, उसे अगर शॉर्ट में बोले तो HYV सीड्स हो जाएगा। ओके, ये जो पर्टिकुलर टर्म है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन और हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का अगर जिक्र नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में, तो मतलब कि आपने ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो मेन था स्टूडेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मेन चेंज था वो यही था कि जो सीड्स थे उन्हें चेंज कर दिया गया, जो सीड्स के फीचर थे उन्हें चेंज कर दिया गया। ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो मेनली वीट और राइस में हमें ज्यादा देखने को मिला था। जो वीट के सीड ट्रेडिशनल सीड्स थे जो पहले यूज किए जाते थे, वो कुछ और फीचर्स थे उनमें, एंड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन उनमें कुछ और फीचर्स थे। ठीक है, जो पहले सीड्स यूज किए जाते थे उनके प्लांट्स की हाइट बहुत ज्यादा होती थी, उनके प्लांट्स जो है वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे अगर जो उन्हें प्रॉपर पानी नहीं मिला जाए, अगर उन्हें प्रॉपर वाटर ना मिले, तो प्रॉपर अगर उनकी देखभाल ना की जाए तो वो जो है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन जो HYV सीड्स थे वो टफ सिचुएशंस में भी सर्वाइव करने की दम रखते थे, हिम्मत रखते थे वो कि हाँ हम टफ सिचुएशंस में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मॉनसून में कुछ प्रॉब्लम आई है तो भी हमारे जो HYV सीड्स हैं वो रह सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ HYV सीड्स नहीं आए स्टूडेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन में, इसके साथ में इरिगेशन फैसिलिटी भी इंक्रीज हुई। हमारे जो HYV सीड्स आए थे, HYV सीड्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता था। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होना भी ज़रूरी है, और उसके साथ में HYV सीड्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी रिक्वायरमेंट होती थी। पहले जो ट्रेडिशनल सीड्स थी वो केमिकल फर्टिलाइजर्स से नहीं बनती थी। पहले जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता था वो जो होममेड फर्टिलाइजर होता है उसे यूज किया जाता था। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता था।
लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन केमिकल फर्टिलाइजर्स आए। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑब्वियसली चीज है, आपके होममेड फर्टिलाइजर से ज्यादा स्ट्रांग होते थे, राइट। उनके पास में ज्यादा फीचर्स होते थे कि वो किसी भी इंसेक्ट से लड़ सके, किसी भी पेस्ट से लड़ सके, या फिर कोई भी और काइंड ऑफ डिसीज अगर आपके प्लांट में लग रही है तो वो उससे क्या कर सके, कंपीट कर सके, राइट। तो इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन में काफी चेंजेस आए थे, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन काफी चेंजेस लेके आया था आपके प्रोडक्शन करने के तरीके में, ओके। सो HYV सीड्स मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब ये जो HYV सीड्स थे ये एक मेन रीजन था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का, ठीक है। उनके वजह से जो आपका एग्रीकल्चर में आपको चेंजेस दिखे या एग्रीकल्चर में आपको ग्रोथ दिखा, उसका मेन रीजन क्या थे, HYV सीड्स, ठीक है। These seeds can be used in those places where there are adequate facilities for drainage and water supply. अब देखो HYV सीड्स के लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। अब ये इसका एक ड्रॉबैक भी होगा कि हर एक जगह पर इरिगेशन फैसिलिटी तो अच्छी थी नहीं, और जो पुअर फार्मर्स थे उनके पास में इतना मनी भी नहीं था, इतना कैपिटल नहीं था कि वो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज पर स्विच कर सके, राइट। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी बनता है कि हर एक पर्सन जो है वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज HYV सीड्स को पानी अच्छे से चाहिए ही चाहिए, ओके। अगर उन्हें प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, ओके। और अच्छे से ग्रो नहीं कर रही इसका मतलब क्या, कि आपको अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे से जो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा, ओके। As compared to other ordinary seeds, these seeds need heavy doses of chemical fertilizers, 4 to 10 times more fertilizers to get the largest possible production, ठीक है। जो ट्रेडिशनल सीड्स थी, जो ऑर्डिनरी सीड्स थी, मतलब कि HYV के पहले वाली जो सीड्स थी, उन्हें इतनी फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन HYV सीड्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए, नियरली 4 to 10 टाइम्स मोर चाहिए। जो आप इस ऑर्डिनरी सीड में यूज़ करते थे फर्टिलाइजर, उससे 4 से 10 टाइम जो है ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती थी HYV सीड्स को, ठीक है। अब देखो, जब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। अगर अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो अच्छे से फर्टिलाइजर्स यूज करो, अगर नहीं चाहिए तो मत करो, एज ऑन योर विश, ठीक है। तो देखो HYV सीड्स में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होना जरूरी था, और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, ओके। So to derive benefits from HYV seeds, Indian farmer needs to have reliable irrigation facilities and financial resources to purchase fertilizers and pesticides, ठीक है। ये इसके दो फीचर आ गए। अब ये दोनों जो हैं स्टूडेंट्स, ये इसके डिसएडवांटेज भी बनते हैं। आपके जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका डिसएडवांटेज भी यही दोनों बनने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर एक चीज ध्यान दिया आप लोगों ने, ये क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जरूरी नहीं, ये चीज हमें पता है कि हमारी जो कंट्री थी, अभी की बात नहीं कर रहे हम, तब की बात कर रहे हैं, सो आई शुड से थी। तो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो 70 to 75% ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, उसमें भी क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी। लैंड रिफॉर्म्स जो लेकर आए उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, राइट। सिर्फ केरला और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो सक्सेसफुल थे, बाकी किसी स्टेट में वो इतने जो हैं सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बिकॉज उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। तो जब लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था तो हर एक पर्सन के पास में प्रॉपर लैंड ओनरशिप नहीं थी, और उसकी वजह से उनके पास में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इनकम भी नहीं थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जब उनके पास में एडिक्वेट इनकम नहीं थी स्टूडेंट्स, तो पहली चीज़ ये HYV सीड्स को खरीदना, ठीक है, इसके लिए पैसा चाहिए। दूसरी चीज़,
इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा करना, इसके लिए मनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग, फर्टिलाइजर्स होना, इसके लिए भी क्या चाहिए, मनी चाहिए, राइट। तो अब इतना सारा मनी लेकर कहां से आए एक पुअर फार्मर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर आपसे कभी डिसएडवांटेजेस पूछे जाएं तो आपको यही बताना है कि ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और हमारी कंट्री की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हर एक पर्सन जो है वो इन्हें अफोर्ड कर सके। ओके, आई होप सो कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब क्या सक्सेस था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो देखते हैं, ठीक है। सो द इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 phases। अब 2 phases में जो है इसका सक्सेस देखने को मिला था। कहां पर, अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें दैट इज मिड 60s टू मिड 70s, द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड to more affluent states like Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, etc. Further, the use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only. देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि HYV seeds जो आई थी वो मेनली wheat and rice के लिए आई थी। ओके, बाकी की जो सीड्स थी उन पर हमने ये जो क्वालिटी है वो देखने को नहीं मिली थी, वीट एंड राइस पर मिली थी और उसमें भी वीट जो है उसमें ज़्यादा हमें ये सीड्स देखने को मिली थी। तो अब ये जो HYV सीड्स आई है या ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो ज़्यादा हमें उन्हीं स्टेट्स में या उन्हीं रीजन्स में देखने को मिलेगा जो कि वीट ग्रोइंग रीजन्स होंगे, राइट। बाकी के जो रीजन्स होंगे उनमें हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई खास बेनिफिट दिखा नहीं, बिकॉज वो सीड्स जो हैं वो तो सिर्फ पर्टिकुलरली 1 या 2 क्रॉप के लिए ही थी, तो इसलिए बाकियों में हमें वो चीज़ देखने को मिली नहीं। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिली, कुछ पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स में मिली, मतलब कि पूरी कंट्री में उसका बेनिफिट नहीं देखने को मिला इन दी फर्स्ट फेज, ठीक है। अब सेकेंड फेज में क्या हुआ, इन दी सेकेंड फेज मिड 70s टू मिड 80s द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। अब देखो स्टार्टिंग में तो जो फर्स्ट फेज आया उसमें उसने कुछ रीजन्स पर ही उसका जो है सक्सेस दिखाया या उसका बेनिफिट हमें देखने को मिला। सेकेंड फेज में क्या हुआ, ये जो HYV सीड्स थी, ये जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी थी वो पूरी हमारी कंट्री में फैलने लगी। स्टार्टिंग में सिर्फ वीट से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे दूसरी क्रॉप्स पर भी आते गए, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि हमें 2 फेजेस में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस मिली या सक्सेस को हम देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज में कुछ लिमिटेड रीजन्स पर ही हमें ये सक्सेस देखने को मिली एंड सेकेंड फेज में क्या हुआ, इसकी जो सक्सेस है वो हमने एक ब्रॉड एरिया में देखी, ठीक है। सो आई होप कि ये जो सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ये कंसेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Then comes important effects of green revolutions। क्या important effects थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कहां पर हेल्प किया, ठीक है, या ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या बेनिफिट्स देखने को हमें मिले वो हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल क्या था, वो ये था कि मान लो एक फार्मर जो है उसने 50 kgs ऑफ वीट का प्रोडक्शन किया था, ठीक है। अब उसमें से उसने 45 kg ऑफ वीट्स जो हैं वो खुद के कंजम्पशन के लिए रख लिए, ओके। तो मार्केट में उसने कितने सेल किए, मार्केट में उसने सेल किए 5 kg, राइट। अब ये हमने एक फार्मर की बात की थी, ये एक फार्मर की बात की थी, ऐसे ही बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उनकी कंडीशन यही थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर कि जो फार्मर्स थे वो लोग प्रोडक्शन तो करते थे लेकिन वो जो प्रोडक्शन करते थे वो खुद ज़्यादा कंज्यूम करते थे और उसका ट्रेड बहुत कम किया जाता था जो क्रॉप्स आती थी उनका। अब जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया स्टूडेंट्स, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस पर फोकस कर रहा था, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, राइट, लार्ज इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब लार्ज इंक्रीज हो रहा है या हम प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज देख रहे थे तो अब क्या हुआ, यही सेम एग्जांपल ले ले,
50 से मान लीजिए कि प्रोडक्शन कहाँ चला गया, 100 kg पर चला गया। अब कंजम्पशन तो उतना ही कर रहा है ना, कंजम्पशन तो 45 kg ही कर रहा है, कंजम्पशन थोड़ी ना इंक्रीज हो जाएगा कि अच्छा अब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो मेरी फैमिली का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, अब हम खाने ज्यादा लगे। ऐसा नहीं था, उस टाइम भी उनके लिए उतना सफिशिएंट था, आज भी उनके लिए उतना सफिशिएंट है। तो अब जो 45 kg एक फार्मर ने खुद के लिए रख लिया, तो जो बचा हुआ 55 kgs है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा मार्केट में, राइट। ये 55 kg मार्केट में आएगा। अब देखो डिफरेंस देखो, पहले बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 5 kg मार्केट में आ रहा था, अब कितना आने लगा, 55 kg आने लगा मार्केट में। मतलब कि अब ज्यादा क्वांटिटी ऑफ जो फूड है, फूड ग्रेन्स हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी उसकी ट्रेड हो रही है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस मतलब कि क्या, कि आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें आप कितना मार्केट में लेकर आ रहे हो। ये 55 kg का जो सरप्लस है ये मार्केट में आ रहा है, इसे हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। ये किससे इंक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, और प्रोडक्शन के इंक्रीज के साथ साथ में क्या हुआ, मार्केटेबल सरप्लस में इंक्रीज देखने को मिला हमें। ओके अब इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, इससे हमारे मार्केट पर क्या इफेक्ट हुआ। हम लोगों ने पहले हमारे वीडियोस में, जब से मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट किया है तब से मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई है कि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता था फूड ग्रेन्स का वो सफिशिएंट नहीं होता था, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन्स कहाँ से, यूएसए से। ठीक है, क्यों इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि ऐसे कुछ 5 kg ऑफ प्रोडक्शन जो है या 5 kg ऑफ क्वांटिटी जो है वही हमारे मार्केट में आती थी, राइट। एंड 5 kg में हम सबका पेट तो नहीं भर सकते, लेकिन अब ये 5 kg किस में कन्वर्ट हो गया, 55 kgs में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर इतना सा आ रहा था तो सफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब ये इंक्रीज हुआ, तो अब हम ज्यादा लोगों को हमारे खुद के कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये बात थी सिर्फ एक फार्मर की, एक फार्मर के जैसे सारे फार्मर्स की बात करो, ठीक है। तो सारे फार्मर्स का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उनका जो मार्केटेबल सरप्लस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, अब हमारी कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनेगी, बिकॉज खुद के पास में इतने प्रोडक्ट्स हैं या खुद के पास में इतनी क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हैं कि खुद के जो कंज्यूमर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें हम दे सकेंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज होगा, एंड इंपोर्ट को डिक्रीज करना है हमें, बिकॉज हमें पता है कि हमारे जो 5 ईयर प्लान्स के जो बेसिक गोल्स थे उसमें से एक क्या था, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब कि खुद की कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, राइट। तो सेल्फ सफिशिएंट कैसे बना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने हेल्प किया कि जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो आप कम कर सको, ठीक है। सो ये इसका एक इम्पोर्टेंस हम बोल सकते हैं, या एक हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ योर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। Marketable surplus refers to that part of agriculture produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement, ठीक है। खुद की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद में वो क्वांटिटी जो कि सेल की जाती है मार्केट में, उससे हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। जो एग्जाम्पल दिया वो इसी का था, एंड आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर भी है। Growth in agriculture output makes a difference to the economy only when large proportion of its increase is sold in the market. अब भाई हम बोले कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट में तो जो है फूड ग्रेन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट हम बोल रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो कैसे ग्रो कर रहा है, हमें क्या पता ग्रो कर रहा है, भाई कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो एक फार्मर खुद ही कंज्यूम कर रहा है, तो उसे ग्रो करना थोड़ी ना बोलेंगे। ग्रो कब कर रहा है, हम देखेंगे कि मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उससे हम बताएंगे कि आपका जो सेक्टर है वो कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है।
तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ग्रोथ हम कब देखते हैं, या उसकी जो ग्रोथ है उसे हम कैसे एग्जामिन करते हैं, उसे एग्जामिन किया जाता है ये चीज देखकर कि कितना क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज कमिंग इन द मार्केट, ठीक है। Fortunately, a good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by farmers in the market. अब जो Green Revolution था इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। ये जो फार्मर्स थे जिन्होंने HYV सीड्स का यूज किया, उन्होंने वो सीड्स मतलब कि वो जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, जो फूड ग्रेन्स थे, वो खुद भी कंज्यूम किए और मार्केट में भी सेल किए, और हमने एक गुड प्रपोर्शन देखा। गुड प्रपोर्शन इन दी सेंस व्हाट, एक हम बोल सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेबल या फिर हम बोल सकते हैं एक सेटिस्फाइंग प्रपोर्शन ऑफ शेयर देखा कि कितना सेल हो रहा है मार्केट में, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। ये अटेन करने में ग्रीन रेवोल्यूशन ने हेल्प किया। ओके, आई होप सो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब देखो, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि अब स्टॉक में फूड ग्रेन्स रख सकते हैं। जब पहले इतना प्रोडक्शन ही नहीं होता था मार्केट में, जब ज़्यादा फूड ग्रेन्स आते ही नहीं थे, तो उसका स्टॉक कैसे रखेंगे, राइट। लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टॉक है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। अब जो गवर्नमेंट है वो फूड ग्रेन्स को स्टॉक कर रख सकती थी, राइट। मतलब कि वो एज एन रख सकती थी कि इन फ्यूचर जब जरूरत पड़ेगी तब उसे यूज कर लिया जाए। लोग जिसे एट प्रेजेंट चाहिए उन्हें फूड ग्रेन्स मिल भी रहे थे, और जो बचे हुए थे वो स्टॉक में रखे गए थे कि इन फ्यूचर वो यूज में आ सकते हैं, ठीक है। अब वो जो स्टॉक में रखे जा रहे हैं फूड ग्रेन्स, वो ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही यूज़ किए जाए, वो उससे हम एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं, राइट। बिकॉज हमारे पास में स्टॉक में है, मतलब कि हमारे पास में एक्सेस है, तो उस एक्सेस अमाउंट को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो देखो क्या इंक्रीज हुआ, इससे बफर स्टॉक इंक्रीज हुआ है, मतलब कि जो स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ है, और उसके साथ में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो मतलब कि ये भी एक पॉजिटिव चीज थी, एक पॉजिटिव इफेक्ट था किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। सो द ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage, ठीक है। जो फेमाइन वगैरह आते हैं, राइट, भूखमरी हो गई, तो वो क्यों होती है, बिकॉज जो हमारी कंट्री है उसके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं होते, राइट। अगर कहीं पर भी कुछ भी कैलामिटीज आई है और गवर्नमेंट अगर वहाँ पर प्रॉपर फूड सेंड कर दे कि जिससे कि लोग सरवाइव कर सकें, तो ये जो फेमाइन वगैरह है उनसे डेथ नहीं होगी, फेमाइन्स नहीं आएंगे। तो जब शॉर्टेज होता है फूड ग्रेन्स का, तब वो जो स्टॉक है, जो एक्सेस क्वांटिटी रखी हुई है एज एन स्टॉक, वो यूज की जा सकती है। ओके, सो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट था। देन बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। अब लो इनकम ग्रुप्स को कैसे बेनिफिट किया ग्रीन रेवोल्यूशन ने? सो एज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स in the market, their prices declined relative to other items of consumption, ठीक है। The low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. Students, एक चीज आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ ही चुकी होगी, हम लोग इतने टाइम से, मतलब कि 11th क्लास पूरी पढ़ ली, 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो इतना तो हम लोग इकोनॉमिक्स में समझ ही गए हैं कि जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है, राइट। ये चीज़ हमें पता है ना कि अगर सप्लाई कम है, ओके, क्या सिचुएशन है, सप्लाई जो है वो कम है, किससे, डिमांड से, तो जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा। जैसे कि डिमांड मान लो हो रही है 5 यूनिट्स की एंड सप्लाई कितने यूनिट्स की है, सप्लाई है हमारी कुछ 2 यूनिट्स की, ओके।
तो अब ऐसी कंडीशन में ये जो प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक वैक्सीन का, ठीक है। एक वैक्सीन है स्टूडेंट्स जिसकी डिमांड कितनी है, 5 यूनिट्स की है, और सप्लाई कितनी है, 2 यूनिट्स की है। अब ये जो 5 यूनिट्स की डिमांड है ना, उसमें से ये पांचों में से ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें तो चाहिए ही चाहिए, तो वो ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए भी रेडी होंगे। उस वैक्सीन का अगर हम एक एप्रोप्रिएट प्राइस बताएं तो वो कुछ होगा 100 रुपीज का। ओके, ये सब कुछ अज्यूम कर रहे हैं हम, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये इतना ही होता है। मान लीजिए एक वैक्सीन का एक जो एडिक्वेट प्राइस होना चाहिए था वो था 100 रुपीज का, बट बिकॉज क्या हो रहा है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ये डिमांड जो लोग ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होंगे। तो जो सप्लायर्स है उन्होंने क्या सोचा होगा कि हम प्रॉफिट अर्न कर लें इससे, तो सप्लायर्स ने इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया, इसे 100 से इंक्रीज करके कहाँ कर दिया, 200 रुपीज पर कर दिया। तो अब देखो सप्लाई कम थी, इसके कारण क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया। अब ये जो 5 यूनिट्स जो डिमांड की जा रही थी उसमें से जो लोग 200 रुपीज पर उसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग उसे परचेज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब कि जो लो इनकम ग्रुप होगा या इसमें जिसकी इनकम लेवल कम होगी वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज उसकी सप्लाई कम है। सेम केस इस वैक्सीन की जगह पर कोई भी एक फूड ग्रेन ले लो, वीट ले ले, ठीक है। तो अगर वही सेम एग्जाम्पल वही हम प्राइजेस रख ले कि वीट की जो डिमांड है वो थी 5 यूनिट्स की, लेकिन सप्लाई कितनी थी, 2 यूनिट्स की। सप्लाई जो थी स्टूडेंट्स बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन वो कम ही होती थी, बिकॉज जो फार्मर्स होते थे वो खुद ज्यादा कंज्यूम करते थे और मार्केट में कम क्वांटिटीज लेकर आते थे, तो जो मार्केटेबल सरप्लस होता था वो कम होता था, राइट। तो तब सप्लाई कम होती थी, तो जो प्राइजेस थे वो कैसे थे, हाई थे। अब फूड ग्रेन एक ऐसी चीज है, फूड एक ऐसी चीज है जो कि कंज्यूम करना ही पड़ेगा अगर आपको सरवाइव करना है तो इसे कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन अब ये लो इनकम ग्रुप वाले जो थे उनके लिए बहुत ज्यादा बर्डन था कि उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था, ठीक है। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आपका जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हुआ, मतलब कि अब सप्लाई जो है वो ज्यादा होने लगी। अब सप्लाई ज्यादा होने लगी तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस 5 यूनिट्स की सप्लाई के लिए हमारे पास में 10 यूनिट्स ऑफ जो हैं फूड ग्रेन्स हैं। अब सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। यहाँ पर देखो हम स्टॉक में मेंटेन करके रख रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे पास में ज्यादा सप्लाई है। अब जब सप्लाई है सफिशिएंट तो जो प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। पहले अगर वो 200 रुपीज में मिल रहा था तो अब वो किस में मिल रहा है, 100 रुपीज में मिलने लगे, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, ये जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन था इसकी वजह से ये इसने किसे बेनिफिट किया, लो इनकम ग्रुप्स को भी बेनिफिट किया। अभी तक इन्हें जो जिनकी इनकम कम थी उन्हें 200 रुपीज पे करना पड़ता था, तो अब उन्हें सिर्फ 100 ही पे करना पड़ रहा है, तो उनके लिए बेनिफिट हुआ, उनका जो बर्डन था वो थोड़ा कम हुआ, राइट। अब वो ये जो बचे हुए 100 रुपीज है वो और कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट देखने को मिला हमें कि लो इनकम ग्रुप्स जो कि नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड से थे उनके लिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो बेनिफिटेड प्रूव हुआ। ओके, सो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। आई होप सो कि ये जो हमने तीनों जो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसके कुछ रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व थी। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, जो आपकी जो HIV सीड्स थे स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज्यादा प्रोन थे किसके, पेस्ट अटैक के। जो अब पेस्ट मतलब कि एक काइंड ऑफ आप समझ लो कोई भी डिसीज हो रही है, जो इंसेक्ट्स हैं वो लोग अटैक कर रहे हैं क्रॉप्स पर, तो अगर वो अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। और डैमेज क्रॉप्स मतलब क्या, वो किसी काम की नहीं बची, राइट। तो ये एक इसमें रिस्क थी। इसी के लिए जो HIV सीड्स थे उनमें हमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इंजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि पहले तो आप HIV सीड्स ले रहे हो, उसके बाद में उन पर
पेस्ट अटैक का रिस्क है, तो उस पेस्ट अटैक को रोकने के लिए हमें डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो पेस्ट है वो कंट्रोल में रहे। एक तो देखो क्या हुआ, इससे ज्यादा मनी स्पेंड हुआ, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जो कि इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये क्या है, एक बर्डन ही था, राइट। लेकिन देखो पेस्ट अटैक तो इसमें रिस्क तो है, लेकिन उसके लिए था क्या, उसके लिए हम बोल सकते हैं एक सोल्यूशन भी था कि आप पेस्टिसाइड्स यूज करिए, वो बिल्कुल आपके जो क्रॉप्स हैं उन्हें अच्छे रखेंगे। लेकिन ये स्मॉल फार्मर्स के लिए सही नहीं था। स्मॉल फार्मर्स के पास में वैसे ही इतना कैपिटल नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके, तो भी उन्हें उतना इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। और क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसी की वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो ज़्यादा इन ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में नहीं आए, या फिर HYV सीड्स उन्होंने एकदम से अडॉप्ट करना स्टार्ट नहीं की थी। सो द HYV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, so there was a risk that small farmers who adopted this technology could lose everything in the pest attack. However, this risk was considerably reduced by the services rendered by research institutes established by the government. ठीक है, अगर पेस्ट अटैक हो जाए तो जो फार्मर्स हैं वो तो सब कुछ खो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन इसे किससे हमने वो कर दिया था, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमने किससे ओवरकम किया, डिफरेंट जो रिसर्चेस किए गए कि ये पर्टिकुलर केमिकल से नहीं पेस्ट अटैक होगा, वो उन्हें यूज किया गया, जिसके थ्रू ये जो पर्टिकुलर रिस्क थी इसे कम किया गया। ठीक है, देन रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इन इक्वालिटीज, बिल्कुल सही चीज है कि इनकम इन इक्वालिटीज इंक्रीज होगी। जैसे कि मैं अभी तक बोलते आई हूँ आपको पूरे इस लेक्चर में कि जो पुअर फार्मर्स हैं स्टूडेंट्स, जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट हो सके, HYV सीड्स को अफोर्ड कर सके, राइट। तो अगर स्मॉल फार्मर्स या पुअर फार्मर्स HYV सीड्स को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो तो पुअर के पुअर ही रह रहे हैं। जो बिग फार्मर्स हैं वो इन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, वो इन्हें यूज कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं, और वो और बिग होते जा रहे हैं, बिकॉज उनका तो प्रोडक्शन और अच्छे से इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखो बिग फार्मर्स और बिग होते जा रहे हैं, पुअर फार्मर्स की कंडीशन वैसी ही है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, राइट। ये जो हम इक्विटी की बात कर रहे थे कि हमें इक्विटी लाना है, उसकी जगह पर इनइक्वालिटी आ सकती है इनकम लेवल्स में, राइट। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी एक रिस्क ही था कि ये इंक्रीज हो सकती है। Green revolution will increase the disparities between small and big farmers, since only big farmers could afford the required inputs. Okay. So due to favorable steps taken by the government, these fear did not come true. अब ये जो डिफरेंट स्टेप्स लिए भाई गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ नाइस थिंग, बट उसका हम मिसयूज नहीं होने देंगे, उसको हर एक पर्सन यूज कर पाए ऐसी हमें रखना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया गवर्नमेंट ने। जो डिफरेंट उसमें लिक्यूनास थे, ये जो रिस्क थी, इसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू जो है डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू इन रिस्क को रिड्यूस किया। ठीक है, अब कैसे रिड्यूस किया, जैसे कि एक इनइक्वालिटीज है तो कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, पेस्टिसाइड्स और वो यूज करने तो सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, कम रेट्स पर सेल कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डिफरेंट रिस्क जो हमने दोनों देखी वो रिड्यूस हो सकती है। ये सब्सिडीज वगैरह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि सब्सिडीज प्रोवाइड की तो उस पर क्या कौन से इकोनॉमिस्ट फेवर में थे, कौन नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्या डिबेट्स थी, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है हमारा। The government provided loans at low interest rate to small farmers so that they could have access to the needed inputs. The green revolution benefited the small as well as rich farmers. ठीक है,
तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने बिल्कुल नेसेसरी स्टेप्स लिए स्मॉल फार्मर्स भी इसे यूज कर सके इसके लिए, ठीक है, ताकि स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो भी अपनी जो इनकम लेवल है उसे इंक्रीज कर सके, वो भी एक स्टेबल कंडीशन में आ सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेप्स लिए, जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स दे दिए, जैसे कि मैंने सब्सिडीज के बारे में बोला वो दे दी, तो उसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो भी उसका अच्छे से यूज कर सके। ओके, सो आई होप कि ये जो रिस्क इन्वॉल्व है अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने सब कुछ समझा, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया में कौन लाया, कब आया, फिर उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे, क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे, क्या रिस्क थी उसमें और कैसे वो रिस्क को ओवरकम किया, ये सब कुछ हमने पढ़ा। एंड आई होप कि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर भी है, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज दी गवर्नमेंट में उन पर क्या क्या डिबेट हुई थी। एग्रीकल्चर सब्सिडीज प्रोवाइड की गई बाय गवर्नमेंट, तो वो ऐसा नहीं कि सब लोगों ने उसे बिल्कुल एनकरेज किया हो या उसे एक्सेप्ट किया हो गया हो कि ये सही है। ऐसे इकोनॉमिस्ट भी थे जो इसके फेवर में थे और ऐसे इकोनॉमिस्ट भी थे जो इसके फेवर में नहीं थे। तो क्या रीजंस थे कि वो फेवर में थे और फेवर में नहीं थे, ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो कि आप लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।